बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाला ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। ईरान इसराइल अमेरिका में फाइनल जंग छिड़ने वाली है। पहली बार इसराइल ने अमेरिका को ललकार दिया है। दूसरी तरफ चीन ने ईरान पर डॉलरों की बारिश कर दी है और फिर कतर ने लबनान में पंजे गाड़ दिए हैं। और कतर और इसराइल के दरमियान लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मामला अभी बाकी है, हिसाब किताब अभी बाकी है। इसके अलावा रूस से ईरान को ताकतवर असलहा फराहम किया जा रहा है और अमेरिका के जहाज मुसलसल मशरक़ वुस्ता में असलहा लेकर लैंड कर रहे हैं। यह हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को और वीडियोस को आगे दोस्तों तक नशर किया करें ताकि बहुत से लोग जो ऐसी वीडियोस मालूमात देखना चाहते हैं उन तक ये मालूमात पहुंचती रहें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक अमरीकी यहूदी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो इससे पहले नहीं की गई हैं। मसलन एक बात है, उसने ये कही, बेन शपीरो ये नाम है उस अमरीकी यहूदी सहाफ़ी का जिसको पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका को इसराइल ने वो हथियार दिए जिससे अमरीका दुनिया में बालादस्ती हासिल करने के काबिल हुआ। अगर हमारी मदद और ताउन ना होता तो आज दुनिया में अमेरिका बालादस्ती या सुपर पावर हासिल ना कर पाता। ये एक तरह से अमेरिका की जो सुपर मैसी है, दुनिया में जो गलबा या उसका वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अलग ऐलान चैलेंज करने की एक तरह से कोशिश है। अब ये बात ये बात नेतन्याहू ने क्यों कही है? क्योंकि ट्रंप का इस वक्त शदीद प्रेशर है नेतन्याहू पर कि गजा की जंग को तुम बंद करो। तो इसी वजह से अमेरिका को ये बात कही गई है। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जो अमेरिका के एक साबिक सदर गुजरे हैं जॉन एफ कैनेडी, उनके बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने ये बात कही थी कि इसराइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना में उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और ये बात है जोनाथन बोलार्ड जो कि अमरीकी शहरी था, अमरीकी नेवल फोर्स में काम करने वाला शख्स था, उसने कल ये बात कही है जो हमने कल आपको बताई थी अपने एक व्लॉग में कि जोनाथन बोलार्ड जो था उसने कहा कि 1973 की अरब इसराइल जंग में अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने कहा था कि आज के बाद अमेरिका इसराइल को असला नहीं देगा। और फिर हमने ये कहा था कि अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा, हम अमेरिका इसराइल के लिए ख़तरा बनेगा तो पहला एटम बम इसराइल अमेरिका पर मारेगा। उसके बाद अमेरिका की तरफ से इसराइल को असलहा बहाल कर दिया गया था। तो गोया एक मरतबा फिर इसराइल की तरफ से अमेरिका को ललकारा गया है कि तुम हमसे या हमें ललकार नहीं सकते, हमें नहीं धमका सकते हो, हमसे इनकार नहीं कर सकते हो। एक और खबर, एक और जो बात है नेतन्याहू ने इसे पॉडकास्ट में कही है वो ये है कि अमेरिका तक मार करने वाला एक ताकतवर ICBM मिसाइल ईरान ने बना लिया है। अब न्यूयॉर्क शहर ईरान के मिसाइलों की रेंज में है। इसलिए ये बात अमेरिका तुम मत भूलो कि इसराइल जब तक मौजूद है अमेरिका पर ईरान मिसाइल नहीं मार सकता है। और ये बात तुम मत भूलो अमेरिका कि तुम ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद करो ताकि हम ईरान के निज़ाम को ख़त्म कर दें और ख़तरात को हमेशा के लिए मिटा दें। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस पॉडकास्ट के इंटरव्यू में बातें कही हैं। अब ईरान ने क्या वाकई ऐसा मिसाइल बना रखा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने कोई ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है जिसकी रेंज 8000 से 10 किलोमीटर है। नेतन्याहू के बकौल उसमें 3000 का इजाफा बसानी हो सकता है, तो 13000 किलोमीटर तक की रेंज का अगर कोई मिसाइल ईरान के पास है तो वो अमेरिका को मार सकता है। बहरहाल ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग की फाइनल तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अमेरिका के जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के करीब इराक में, बहरीन में, कतर में और इसके अलावा सल्तनत ओमान में देखने को मिल रही हैं। ख़ुद इसराइल के अंदर भी अमरीकी जहाज़ आ रहे हैं जो मुमकिन तौर पर असलहा डिलीवर कर रहे हैं। जिस तरह से 12-13 जून को अमरीकी जहाज़ों की आमदोरफ्त हुई थी उसी तरह की मूवमेंट देखी जा रही है। बाज़ इतलात के मुताबिक जो ड्रोन्स एक्टिविटीज़ हैं वो भी नज़र आ रही हैं ईरान के करीब। और ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मुतवक्के हमलों के जवाब में तैयारियां जारी रखे हुए हैं
और ईरान को भी मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट और मदद मिल रही है। मसलन चीन से और रशिया से बहुत बड़ी मदद ईरान को मिल रही है। मैं रशिया के हवाले से पहले बात करूंगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कल रात नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और उस गुफ्तगू में नेतन्याहू को पुतिन ने कहा है कि आप ईरान पर दोबारा हमले की गलती ना करना, क्योंकि इतलात हैं रशिया ने MiG-29 और Su-35 जो जंगी जहाज़ हैं वो ईरान को देने के मुआहदे कर रखे हैं और अभी रिसेंटली रशिया से कार्गो जो जहाज़ हैं वो ईरान में लैंड हुए जिनमें S-400 या S-300 की जो बैटरीज़ हैं उनके डिलीवर किए जाने की इतलात हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू को कहा है कि हम चूँकि ईरान के साथ ताल्लुकात रखते हैं और अभी जो रिसेंटली एक मुआहिदा हुआ है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है बाकायदा, ये मुआहिदा तो कुछ अर्सा पहले हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी 2 अक्टूबर को हुई है। 2 अक्टूबर से रशिया और ईरान एक है, यानी आप यूँ कह लें ऐसे एक है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो रशिया उस हमले का जवाब देगा और ईरान के साथ मिलकर लड़ेगा। रशिया पर हमला हुआ तो ईरान वो रशिया की मदद करेगा और ताउन करेगा। इस नोयत का ये मुआहिदा है। तो इस मुआहिदे के इम्प्लीमेंट होने के बाद नेतन्याहू से पुतिन ने बात की है और उन्हें समझाया है कि तुमने ईरान पर हमले की गलती नहीं करनी है। अमेरिका के कहने पर या उसकी छतरी के आड़ में यूक्रेन की तरह गलती ना करना, वरना तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका वगैरह के इशारों पर रशिया के साथ जंग शुरू कर दी और वो लड़ाई आज तक जारी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसको ख़त्म करवाने के लिए बहुत जोर लगाया गया है। बहरहाल रशिया फुली सपोर्ट कर रहा है ईरान को और रशिया की जो सपोर्ट है वो डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली और इसी तरह से अस्करी तौर पर यानी डिफेंस लेवल की सपोर्ट है। और जैसा कि मैंने मिलिट्री जो डील है या इसको कहा जाता है कि मुश्तरका दिफाई नोयत का मुआहिदा ईरान और रशिया के बीच हुआ है और जंगी जहाज़ों की आमद या मिलने की इतलात भी मुसलसल गर्दिश में है। फिर चीन की बात की जाए तो चीन ने ईरान पर डॉलरों की बारिश शुरू कर रखी है, यानी अमेरिका और यूरोप की पाबंदियाँ चीन उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है और आज रशिया के बाद दूसरा मुल्क ईरान है जो अमेरिकी पाबंदियों से उनको कोई ख़तरा नहीं है और चीन उनको बाईपास कर रहा है। यानी आप यूँ समझें कि चीन रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की जंग में, हालांकि पाबंदियाँ हैं रशिया के ऊपर, उनका तेल गैस खरीदता है और वही कुछ है ईरान के साथ कर रहा है। अमेरिका और यूरोप की पाबंदियाँ हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस हैं, उनको बाईपास कर रहा है। तो तकरीबन अरबों डॉलर, तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद का डेटा आ रहा है पिछले 4-5 महीनों में जो चाइना से ईरान को डिलीवर हुआ है। और बार्टर ट्रेड भी, यानी एक दूसरे के साथ सामान की जो तिजारत है वो भी मुसलसल हो रही है, यानी तेल और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाइना को ईरान बेचता है, बदले में उनसे ड्रोन्स के पुर्जे और मुख्तलिफ तरह के जो मशीनें हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हासिल करता है। बहरहाल खुलासा ये है कि अमेरिका और इसराइल अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग होगी और ये गज़ा और फ़लस्तीन से भी ज़्यादा बड़ी जंग होगी। इसराइल का तो ख्वाब और मंसूबा है कि मैं जल्दी जल्दी ग्रेटर इसराइल बना लूँ, मैं जल्दी जल्दी मशरक़ वस्ता का सुपर पावर बन जाऊँ और मेरी पहुँच यानी मेरा बॉर्डर जो है वो मिस्र के दरियाए नील से इराक़ के दरियाए शाम के दरियाए फ़ुरात तक हो जाए और पूरा इलाका ग्रेटर इसराइल बन जाए। और ये ख्वाब उसका आज से नहीं है, बरसों से है। और आप देखें आज 78 साल तकरीबन हो चुके हैं 1948 के बाद से फ़लस्तीनी ज़मीनों में इसराइल के क़याम को। उसके बाद से लेकर अब तक क्या इसराइल ने किसी भी मौके पर, बिन गोरियन जो इसराइल का पहला सरबराह था, वज़ीर आज़म था, उसने ये कहा था कि हम अपनी ज़मीन को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे और आबादकारियों को बढ़ाएंगे। लेकिन आज 78 सालों के बाद भी इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को उसी तरह से जारी रखना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी हुई हैं। इतलात के मुताबिक चाइना रशिया से मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बावजूद ईरान को तुर्की से भी हथियारों की मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिल रही हैं और कतर और बाकी मुल्क भी ईरान को काफ़ी पसे पर्दा ताउन दे रहे हैं। यहाँ पर एक और ख़बर का जिक्र ज़रूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री कोचेस मीटिंग विद US डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कि अमेरिका के जंगी डिपार्टमेंट से इसराइली वजारत दिफा के ऑफिशल्स ने मुलाकातें की हैं। द यरूशलेम पोस्ट ने लिखा और कहा कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी और तैनाती इसराइल के अंदर इस पर बातचीत हुई है और मुमकिन तौर पर मज़ीद थॉट बैटरीज भी इसराइल की मदद के लिए भेजी जा रही हैं ताकि ईरान के साथ जो अगली जंग होगी उसमें इसराइल की प्रोटेक्शन की जा सके। लेकिन आप जानते हैं ईरान के मिसाइलों ने काफ़ी तबाही मचाई थी इसराइल के अंदर और काफ़ी नुकसान हुए थे। अब बात करेंगे कतर के हवाले से। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइली अखबार है जो यदीओत आहरानोत के नाम से है। यदीओत आहरानोत ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि कतर लबनान में पांव जमा रहा है और वहाँ लबनानी हुकूमत से डीलें कर रहा है और वहाँ अगरचे हिजबुल्लाह से असला लेने की बातें हो रही हैं, लेकिन कतर का असर नफूस
इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसराइल से हिसाब किताब बराबर करने के लिए कतर लबनान में भी आ पहुंचा है, कतर गज़ा में भी पहुंचा हुआ है, वेस्ट बैंक में भी पहुंचा हुआ है और कतर उर्दन और शाम में भी पहुंचा हुआ है। एक छोटा सा मुल्क होने की हैसियत से कतर इसराइल जैसे ताकतवर मुल्क के सामने पूरी कुव्वत से ढठाई से खड़ा हो रहा है। ये इसराइल के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि कतर जैसे मुल्क जो कि दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करता है, उसके खिलाफ इसराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बात इसराइली अखबार यदीत तहरानोत में लिखी गई है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो आलम इस्लाम, आलम अरब जिस इंतशार और जिस इख्तलाफ से उलझा हुआ था, अगर वो गज़ा की 2 साल इस जंग के बाद मुत्तहिद नहीं होता है और इसराइल ने जिस तरह से कतर पर हमला किया और उसके बाद बाकी मुल्कों को वार्न किया, तो उस पर भी अगर वो मुत्तहिद नहीं होते हैं तो फिर एक के बाद एक की तरफ इसराइल बढ़ेगा और फिर एक के बाद एक की तरफ इसराइल की नज़रें हैं और उनको वो घेरेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।